अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी मैं नावल का पार्ट नंबर 25 स्टार्ट करने लगी हूँ। ये सब क्या है? जज़ेम ने घड़ी पहनते हुए मुड़कर एक नज़र कस्बा को देखा, जो सुबह सुबह ही बन सवर कर कबर्ड से एक ब्रांडेड मैक्सी निकाल रही थी, जो लाल रंग की थी। उस पर इंतहाई नफीस काम हुआ हुआ था। इस वक्त वो जिस तरह से उसे रख रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे किसी को गिफ्ट करने जा रही हो। ना चाहते हुए भी जहाँ पूछ पटा, वो ये मैक्सी हाथ उसके लिए लाया था, लेकिन अभी तक कस्बा को पहनने का ना ही इत्तेफाक हुआ था और ना ही कोई ऐसा मौका फराहम हुआ। कस्बा उसका नजरअंदाज करना जहां को सुलगा गया। जी, कुछ पूछा आपने? अंदाज बदला हुआ था। ऐसे हैरान हो रही थी जैसे जानती ना हो कि जहां क्या कहना चाहता है। ये सब क्या है? क्यों निकाल रही हो ये सब? वो उसके पास आता संजीदगी से बोला। क्यों नहीं निकालना? उल्टा सवाल किया। आज सरदार चौधरी जहांजेब का निकाह है ना, एक बार फिर वन्नी का निकाह, तो दुल्हन को सज सवर कर आना चाहिए ना, तो तैयारी भी तो उसके शान शियान होनी चाहिए ना। देखें, किसी चीज की कमी तो नहीं रहेगी ना। सब कुछ सामने करते हुए नम आंखों से पूछ रही थी। आंखें नम थी लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। जहांजेब उसको यकटक देखेगा। अच्छा, मैं क्या सोच रही थी? कस्बा सारा कुछ एक तरफ करती जहांजेब के करीब आई, उसके काले पर उंगली फेरी, उसके इतने करीब हुई कि दोनों की सांसें एक दूसरे में शामिल होने लगे। कस्बा ने आंखें मोड़ते हुए जहां की सांसों को इनहेल किया और फिर आंखें खोले उसको देखा, जो अभी भी बिना पलके झपके उसको देख रहा था। कस्बा ने शहादत की उंगली से उसके लब्बों पर मौजूद तिल को छुआ और बहुत ही प्यारी मुस्कान दी। अच्छे लग रहे हैं, हमेशा खुश रहे, उसे दिल से दुआ दी और थोड़ा सा पीछे हुई। वो ना, मैं कह रही थी कि थूक निकलते हुए हलक तर्क किया। यह सब इतना आसान ना था जितना कस्बा ने सोचा था, लेकिन अब उसे कमजोर नहीं बनना था, वो मजबूत बन रही थी, या शायद सिर्फ बन रही थी। ये आपकी सेज मैं अपने हाथों से सजाऊंगी, मुझे इजाजत है? बिस्तर की तरफ इशारा करते पूछते हुए उस वक्त कोई दीवानी ही लगी थी और जहाजेब ने गहरा सांस खारिज करते हुए उसकी आंखों की सुर्खी को देखा। हाथ बढ़ाकर उसकी आंखों को छूना चाह के वो यकदम दो कदम पीछे हटी। मैं ना गुलाब के फूलों का ऑर्डर दिया है और मोती के फूल भी, सही किया ना? वह फिर से सामान को इधर से उधर करती पूछ रही थी, जहाँ का चेहरा बिल्कुल स्पार था। पलट कर अपना मोबाइल उठाया और वॉलेट लेता वो बाहर जाने लगा कि अरे, एक मिनट रुके। कस्बा ने उसको पुकारा तो उसके जाते कदम थमे। फौरन कबर की जानब बढ़ी, उसकी काली शाल निकाली, उसके कांधों पर डाली, आंखें जहाजेब की आंखों में टिकी, लेकिन अगले ही पल नजरों का रुख फेर लिया। आज आप सबसे अलग लगेंगे चौधरी, सरदार चौधरी जहाजेब, नई जिंदगी का आगाज करने जाने हैं, बहुत बहुत मुबारक हो। धीमे लहजे में सरगोशी करती वो मुस्कुराकर एक तरफ को हुई थी और जहाजेब बिना कुछ कहे हुए बाहर निकलता चला गया। कस्बा ने उसको पीछे दरवाजा बंद होता देखा था। अचानक से नजरों के सामने अंधेरा छा गया, वह सब धुंधलाता हुआ दिखाई देने लगा। कस्बा को चक्कर से आए, लड़खड़ाते हुए बिस्तर पर बैठी, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया था। कब के रुके हुए आंसू गालों पर फिसलते बेमल हुए, लेकिन फौरन से पहले साफ कर लिए और तैयार की हुई चीजों को अजर नो जायजा लेने लगे। पंचायत एक बार फिर लगी थी। एक बार फिर से चौधरी जहांजेब और बुरहान राजपूत आमने सामने थे, जबकि इन सब में चौधरी फरासत तमाशाई बनी शिरकत कर रहा था। आज फैसला होना था, या तो परी की आज़ादी या फिर वन्नी में बुरहान की बहन बिल्ला से जहांजेब का निकाह। वहीं दूसरी तरफ कस्बा तैयार हुई बाहर आई थी। आज वो भी दुल्हन की तरह सजी थी। गजाला बेगम ने इस पागल लड़की को देखा जो बिल्कुल दोनों की तरह तैयार थी, और ना सिर्फ तैयार थी बल्कि बिल्ला के लिए अच्छी खासी तैयारी की थी। ये सब क्या है कस्बा, और क्यों? गजाला बेगम को हैरत हुई। आंटी, अल्लाह आपको बेटी का घर बसाए रखे और ये सब करना ही है ना, तो ये सब होने देना, और मेरी हवैशा का सब अच्छे से हो और खुशी खुशी हो। उसकी बातों पर गजाला बेगम पास उसको देखे गई, जबकि सादिया बेगम और चौधरी ने मुंह फेरा। सभी वहां पर मौजूद थी और मर्दान खाने में इस वक्त जिरगा बैठा हुआ था। पहले सिर्फ बुरहान राजपूत आया था, उसके बाद उसकी बहन बेला और उसकी वालदा भी आई थी। जिरगे में इन दोनों की मौजूदगी का मतलब वाजह था कि कुछ ही देर में वन्नी का निकाह होना था। काफी वक्त बीत गया था, सबको बस जिरगे के फैसले का इंतजार था। वहां जो भी फैसला होता उसकी खबर सबसे पहले हवेली के अंदर खवातीन को ही मिलनी थी, जहां बेला के लिए कस्बा ने सारी तैयारियां करवाई थी। हाँ, वो अपने शोहर की दुल्हन को फुल प्रोटोकॉल देने का इरादा रखती थी। और फिर इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। बेला अंजमन बेगम के हमरा हवेली के मेहमान खाने में दाल हुई। किसी ने भी उनकी तरफ ना देखा था, ना देखना गवारा किया। बिला ने आगे बढ़कर चौधरी को सलाम किया। उन्होंने एक नजर से उसे देखा, लेकिन सलाम का जवाब तक ना दिया। गजाला बेगम भी उन्हें गुस्से से देखती रूह फेर गई थी। इतने जहम ताजा हुए थे ये वही जानती थी। सादिया बेगम ने कोई रिस्पॉन्स ना दिया। अरे, वहां पर क्यों खड़ी है? आए, बेला आपको तैयार कर दूं, आहर दुल्हन है आप। इस हवेली की होने वाली बहू। कस्बा ने आगे बढ़कर बेला का हाथ थामे बहुत ही प्यार से कहा, और बेला ने हैरत से माँ को देखा और फिर कस्बा को।
وہ यहाँ पर मौजूद सब अफराद को जानती थी, लेकिन इस लड़की को पहली बार देख रही थी और उसे ये जानने में देर न लगी कि सामने खड़ी लड़की कोई और नहीं जहांजेब की बीवी है। बेला ने उसे अपना हाथ छुड़वाया और नहोसत से सर मुंह फेरा। कस्बा ने मुस्कुराकर फिर से उसको देखा और मुलाजमा को आवाज दी, नूरी। नूरी एक बड़ा थाल उठाए हुए वहां पर आन मौजूद हुई थी। सबने हैरत से उसको देखा। ये सब आपके लिए, कबूल करें और आज निकाह के लिए तैयार हो जाएं। कस्बा जिस मोहब्बत पाश लहजे में बोल रही थी, बेला को उसकी दिमागी हालत पर शक गुजरा। आर यू इन योर सेंसेस? आखिरकार बेला बोल ही पड़ी। तैयार हो जाएं बेला, मौलवी साहब आ जाएंगे अभी निकाह पढ़वाने। आपकी बात कस्बा ने संजीदगी से कहा और बेला ने मां के चेहरे के जन्म देखा। जिन्होंने स्पा में सर हिलाते हुए जाने का इशारा किया तो बेला कस्बा के साथ एक रूम की तरफ बढ़ी। कस्बा ने उसे अपने हाथों से तैयार किया। माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी लग रही हैं। कस्बा मुस्कुराई थी, लेकिन उसकी मुस्कुराहट खोखली थी। बेला ने पलटकर इस लड़की को देखा जो अपने शोहर की दुल्हन को सजा रही थी। बेला की जुबान ही सिल गई। कस्बा ने खानदानी दुपट्टा उसको पहनाया, जिसे देखते एक पल को कस्बा को जास्मीन की याद आई थी तो सर नफी में झटका। कहाँ तो जास्मीन ने इस जगह के लिए अपनी जान तक दे दी और जब किसी के नसीब में आने लगे तो पता भी नहीं चला। खुद तरसी से वो मुस्कुराई थी। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। गजाला बेगम, चौधरैन, मौलवी साहब और मुर्तसिम चौधरी अंदर दाल हुए। बेला का चेहरा ढक दिया गया था। निकाह शुरू हुआ था और कस्बा के कदम बेएहतियात पीछे हटे थे। सबीला राजपूत बिनते बासत राजपूत, आपको चौधरी जहांजेब वल्द मुर्तसिम चौधरी के साथ वनी का निकाह कबूल है? वनी वनी वनी। कस्बा के कानों में इस लफ्ज की गूंज होने लगी थी। वनी वनी लड़कियों को भेड़ बकरियों की तरह किसी भी वक्त किसी के साथ भी बांध दो। और फिर से मुस्कुराई। ना महसूस अंदाज में वो कदम ब कदम पीछे हो रहे थे। कबूल है। मौलवी साहब बेला से निकाह के दो बोल के बाद उठकर बाहर निकलते चले गए। कस्बा दिल बड़ा करती खुद भी बाहर आई। मर्दान खाने में किसी औरत को जाने की इजाजत ना थी, लेकिन आज कस्बा खुद को रोक ना पाए। चौधरी जहांजेब वल्द मुर्तसिम चौधरी, आपका निकाह सबीला राजपूत बिनते बासत राजपूत से वनी की सूरत तय पाया है। आपको ये निकाह कबूल है? चौधरी जहांजेब की अचानक नजर कस्बा पर उठी, जो बिल्कुल सामने दरवाजे पर खड़ी उसी को मुस्कुराता हुआ देख रहे थे। जहांजेब का दिमाग घुमा और अपनी जगह से उठा। गुस्से से कस्बा की कलाई थामी, वहां से खवातीन वाली साइड पर लेकर जाकर झटके से छोड़ा। अपने आप को काबू में रखो, खबरदार जो अब हवेली से बाहर की तरफ कदम भी बढ़ाया तो। सभी खवातीन चिमंदर देख रहे थे। कस्बा ने मुस्कुराते हुए जहांजेब को देखा और अस्बात में सर हिलाया। जहांजेब के दिल में कुछ टूटा था और वो वापस मर्दान खाने के जानब आगे बढ़ा कि फिर से कदम रुके, लेकिन वो पलटा ना था। पलटता तो शायद अपने फैसले पर कायम न रहता। निकाह की रस्म अदा हो रही थी। मौलवी साहब के अल्फाज इस खामोशी में बआसानी से सुने जा सकते थे। कबूल है। जहांजेब की आवाज़ पर कस्बा के दिल की धड़कन थमी थी। कबूल है। चेहरे पर फिर से मुस्कान ने बसेरा किया था। कबूल है। और फिर अचानक से हाथ नाक की जन्म किया था, जहाँ से खून की लकीर नमूदार हुई थी। एक नजर खून देखा और फिर धुंधलाई नजर से सामने देखा, जहाँ पर गजाला बेगम की चीख बुलंद हुई थी। वो उसकी तरफ लपकी थी। कस्बा उन्हें भी मुस्कुराकर धुंधलाई हुई आंखों से देती पीछे की तरफ गिरी थी। नहीं, कस्बा कमजोर नहीं, कस्बा स्ट्रांग है। कस्बा को बीक नहीं चाहिए, हमदर्दी नहीं चाहिए। कस्बा हिम्मत करेगी, सब सहेगी। वो खुद का हौसला दे रही थी और फिर उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। उसे कुछ भी सुनाई ना दे रहा था और सब कुछ अचानक से रुक गया। दिल जुड़े बिना ही टूट गए, हाथ मिले बिना ही छूट गए, खेल ये खेला किस्मत ने। डर की सी कैफियत से वो अपना हाथ थामे अंदर छोड़ाया था, लेकिन उसका दिल इन दो गजाली आंखों में अटका हुआ था। उसका दिल इस निकाह के लिए राजी ना था। वो कस्बा को ये तकलीफ नहीं देना चाहता था। वो यही समझ रही थी कि वो उसे सजा देना चाहता है, इसलिए दूसरा निकाह काढ़ा है, जबकि उसका मकसद कुछ और था। वो इस बात वो कस्बा से शेयर नहीं कर सकता था। निकाह के बोल पर कबूल है कहता वो दिल से अपना सब कुछ सिर्फ कस्बा के नाम ही कर रहा था। लेकिन जैसे ही निकाह मुकम्मल हुआ, दुआ के लिए हाथ उठाए, अंदर से गजाला बेगम के चीखने की आवाज सुनाई दी। जहाँ के हाथ लजरे थे, वो अपनी जगह से उठता हुआ अंदर के जानब भागा। उसी के पीछे मुर्तसिम चौधरी भी अंदर के जानब बढ़े थे। गजाला बेगम कस्बा का सर गोद में लिए जमीन पर बैठी थी। सभी के चेहरों पर हवाइयां उड़ी थी। जहाँ को लगा उसका दिल बंद होने लगा हुआ हो। उसके कदम अपनी जगह पर पेवस्त हो गए थे और गजाला बेगम ने पलटकर जहांजेब को आवाज दी, लेकिन वो सुन रहा था तो अपनी जगह से हिलता नीचे पड़े वजूद का देता वो सख्ते में था। गजाला बेगम ने मुर्तसिम चौधरी को कस्बा को उठाने को कहा। वो इंतहाई घबराहट का शिकार थी। उन्हें कस्बा की बहुत ही फिक्र हो रही थी। उनकी आंखों में आंसू भी थे, जिसे कस्बा उनकी बेटी हो। जहांजेब, होश में आओ। असलम चौधरी ने जहांजेब को पकड़कर झंझोड़ डाला तो उनके जानब मुड़ा। जाओ। उन्हें कस्बा की तरफ इशारा किया तो वो यकदम होश में आता कस्बा की तरफ लपका। कस्बा उसे अपनी बाहों में लिया, उसे झंझोड़ा, उठाया, लेकिन वो बेजान पड़ी थी। उसके नाक से बहता खून देखकर जहांजेब को अपने हाथ पांव सुन्न होते हुए महसूस हुए। जहांजेब, कस्बा को हॉस्पिटल। गजाला बेगम ने उसे कहा तो वो जल्दी से कस्बा अपनी बाहों में उठाता बाहर मेन गेट की तरफ बढ़ गया था।
गजाला बेगम और मुर्तसिम चौधरी भी उसके साथ ही गए थे। इस वक्त हवेली में एक मौत का सा सन्नाटा छा गया था। पल भर में क्या हुआ और क्या से क्या हो गया, किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। बेला दुल्हन बनी बाहर आई। अंजुमन बेगम ने उसे चुप रहने का इशारा किया। चौधरी से वो वैसे भी हाई फिराती थी, जो कि रिश्ते भी उनकी हाला लगती थी। चौधरी भी इस वक्त काफी परेशान हुई थी। वो वक्त और होता और अंजुमन से परी की बाबत दरियाफ्त करती, लेकिन इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी वो ये बात फरमोश नहीं कर पा रहे थे कि उसने छुपकर बढ़ान से न सिर्फ निकाह किया, बल्कि उसके बच्चे की माँ में बनने वाली थी। इन सब बातों की वजह से वो परी की तरफ से अपना दिल साफ नहीं कर पाई थी। मुस्तफ़ा लाभ बीचे उसका न डर अंदाज देता रह गया था। वो पहले इतनी कॉन्फिडेंट कभी ना थी, लेकिन मुस्तफ़ा ये भूल रहा था कि खुद एतमादी का एहसास भी उसका बख्शा हुआ था। ये तस्वीरें, इन तस्वीरों में मौजूद लड़का कौन है? मुस्तफ़ा ने गुस्सा जब्त करते हुए पूछा और इरम दांत कुचकुचाए। वही जिसे लेकर उस दिन पार्टी में मुझ पर इल्जाम लगाया था उस लड़की ने। लेकिन आप जानते हैं ना, मुझे उस दिन इतनी तकलीफ नहीं हुई थी जब बड़ी महफिल में मेरे किरदार पर कीचड़ उछाला गया, जितनी आज हो रही है। आपने तो कहा था कि आप मुझसे प्यार करते हैं, जब प्यार करते हैं तो क्या एतबार नहीं करते? कहते हुए इरम का लहजा रुंध गया था। तुम उस शख्स के इतने करीब गई हो? मुस्तफ़ा के सर्द अंदाज और सर्द अल्फाज पर इरम कंग रह गई थी। उसे यकीन आया कि मुस्तफ़ा का एतबार एक पानी का बुलबुला साबित होगा। उसे साजिद का और मुस्तफ़ा के कान के करीब हुई। मैं उस शख्स के इतने करीब गई हूँ जितनी आपकी बीवी होते आपके करीब नहीं आई। इरम का लहजा इंतहाई सर्द था। इरम, मुस्तफ़ा का हाथ उठा, लेकिन उसको मार ना सका। इरम ने दुख से उसको देखा। मेरी मोहब्बत का मजाक उड़ा रही हो या हमारे बीच रिश्ते का? मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मुस्तफ़ा के बात पर इरम का दिल रोया था। आप गलत कर रहे हैं मिस्टर एम के, ये सब गलत है। और आप? इरम की आंखों से आंसू बहे। बस, मुस्तफ़ा ने हाथ उठाते उसको रोका। मैं सब बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन धोखा नहीं। एम के ने उसका हाथ थामा और बाहर के जाना बढ़ा। कहाँ लेके जा रहे हैं मुझे? छोड़े। इरम ने बाजू छुड़वाना चाहा, लेकिन एम के ने उसे घर की दहलीज से बाहर लेकर जाते दिखा दिया था। मेरे घर में धोखेबाज लोगों की कोई जगह नहीं है। आउट। वो इतनी ऊंची आवाज में चलाया कि मिस्टर वजाहत भी अपने रूम से बाहर निकल आए। मुस्तफ़ा, क्या कर रही हो? क्यों इरम को निकाल रही हो बाहर? वो गुस्से से बोलते। प्लीज अंकल, हमारे बीच में कोई नहीं आएगा। मुस्तफ़ा ने उन्हें भी रोक दिया। लहजा तेज था और पहली बार वो वजाहत खान से भी तेज लहजे में मुखातब हुआ। ये हमारे मियाँ बीवी के बीच का मामला है, इसलिए आप मियाँ बीवी के बीच के मामला जब सड़क पर आ जाए तो घर के बड़ों को बोलना पड़ता है। वजाहत खान की कांपी आवाज, लेकिन गुस्से बड़ी भी आवाज सुनाई देती। इरम ने अपने गालों पर आए हुए आंसू पहुंचे। मामला बंद कमरे में सुलझाए जाए तो ज्यादा बेहतर है। इरम, अंदर आए। मुस्तफ़ा से कहते वो इरम से मुखातब हुए। नहीं, अब इस घर में मेरी कोई जगह नहीं है। मुस्तफ़ा ने गुस्से से रोका। मुस्तफ़ा, ये घर इरम का भी है और तुम उसे यहाँ रहने से रोक नहीं सकते। उन्होंने मुस्तफ़ा के करीब आते कति अंदाज में कहा। एक पल को खामोशी छा गई। अगर ये यहाँ रहेगी तो मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। मुस्तफ़ा ने वजाहत खान की आंखों में आंखें डाले हुए कहा। तुम्हारी मर्जी। वजाहत खान के दिल में शदीद दर्द उठा था, लेकिन वो फिर भी मजबूत बने मुस्तफ़ा को बोलते चेहरे पर सर तासा सजा गए। मुस्तफ़ा को यकीन आया। पथराई नजर से वजाहत खान को देखा। आज एक बार फिर उसे एहसास जागा था कि इसका उस दुनिया में कोई नहीं है। 2 कदम पीछे हुआ। एक नजर इरम को देखा, जो अभी भी आंसू बहाती उसी को देख रही थी। बेटी मुबारक हो, धीरे से कहते वो घर की दहलीज से बाहर निकला। प्लीज मुस्तफ़ा, मत जाए, मेरी बात सुने। इरम ने उसको रोका। उसका यूं जाना इरम को मजीद दुख से 2 चार कर गया। वो कहाँ जाएगा? ये उसी का तो घर था। वो तो अपनी माँ के पास चली जाएगी। उसका तो फिर दर ठिकाना था, लेकिन उसकी वजह से मुस्तफ़ा का घर छीन जाए, ऐसा कब सोचा था उसने? उसने मुस्तफ़ा की बाजू पकड़ी, जो कि मुस्तफ़ा ने गुस्से से झटकी। वो बामुश्किल गिरते गिरते बची और जामिन नजर से उसको देखा। आइंदा मेरे करीब मत आना, वरना। उंगली उठाकर गुस्से से वार्न किया कि वह कुछ बोल ही ना सके। वो बाहर निकलता चला गया कि उसी वक्त इरम की नजर वजाहत खान पर गई, जो दिल वाली सर पर हाथ रख के बैठते चले गए जा रहे थे। उनके चेहरे पर तकलीफ के आसार वाज़ह थे। इरम भागती हुई उनकी तरफ लपकी। आप ठीक है ना? आप? इरम को समझ ना आया कि क्या करे। कोई है? प्लीज यहाँ आओ, वो चिल्लाई थी। मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा, वो चिल्ला रही थी, लेकिन कोई भी सुनने वाला ना था। प्लीज प्लीज ऐसा मत करें, आंखें खोले। इरम का चेहरा थपथपाने लगी, लेकिन उनकी आंखें बंद हो रही थी। इस वक्त मुलाजम अजमत भागता हुआ वहां पर पहुंचा और बाकी मुलाजमों को बुलाकर उन्हें घर में डालता हुआ हॉस्पिटल लेकर गया। इरम भी साथ ही थी। बार बार वो वजाहत खान के हाथों को रगड़ रही थी। उनको होश तलवार थी। प्लीज अंकल, गाड़ी जल्दी चलाएं, इरम ऊंची आवाज में बोली। उनका दिल बुरी तरह से घबरा रहा था। वो नहीं जानती थी कि उसके बाप ने उसे क्यों छोड़ा,
लेकिन वो बस इतना जानती थी कि आज वो तकलीफ में है तो उसे भी तकलीफ हो रही थी। नर्वस ब्रेक डाउन जहांजेब की जहां पर बनाई थी। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में खड़ा वो आईसीयू के अंदर मौजूद लड़की को देख रहा था जो मौत तो गले लगा रही थी। वो पत्थर बना खड़ा था। नहीं, वो पत्थर बन गया था कि उसे एक मासूम लड़की के दिल की जरा परवाह ना थी। वो अपने समय इससे तोड़ गया। वो नहीं जानता था इस वक्त उसकी आंख से बहने वाले आंसू इस लड़की के लिए थे जिसे वो दर्द दे चुका था, लेकिन अब उसे दर्द दे रही थी। आईसीयू का दरवाजा खुला। जहांजेब ने सवालिया नजर से उनको देखा। उनका नर्वस ब्रेक डाउन हुआ है। शुक्र करे नाक से ब्लड निकल आया, वरना उनके दिमाग की नस भी फट सकती थी। पेशेंट शदीद ज़हनी टेंशन का शिकार है। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया, बस आप अल्लाह से दुआ करें अगले 12 घंटे तक उन्हें होश आ जाए, वरना वरना जहांजेब ने डरते हुए पूछा। वरना वो कोमे में जा सकती हैं। उनके लिफाफा जहांजेब को पूरी दुनिया घूमती हुई दिखाई दी थी। दीवार का सहारा लेते हुए वो पैरों पर खड़ा हुआ था। डॉक्टर जा चुका था। हुसाला बेगम रोती हुई उसके करीब आए। बहुत ही गलत किया आपने जहांजेब, बहुत गलत। उसकी माँ उससे गलत कह रही थी। उसने दुखी नजर से उनको देखा। आपने कस्बा की मोहब्बत का नहीं बल्कि अपनी मोहब्बत का आज खुद मजाक बनाकर रख दिया। माना कि कस्बा ने उस दिन बागा गलती की, लेकिन उसकी इतनी बड़ी सजा वो उससे सवाल गो थी। मोहब्बत में तो माफ कर दिया जाता है ना, मोहब्बत में तो मैं नहीं होती ना। फिर कैसे आप इस लड़की को तकलीफ दे दी जिससे आपका मोहब्बत का दम पड़ते थे। इस लड़की को चौधरी फरासत से बचाकर अपने घर लाए, लेकिन इस मासूम फूल की हिफाजत ना कर सके। अम्मी जान, वो बस इतना ही कह पाया। वो इस कदर दुखी था कि उसके मुंह से कुछ निकल नहीं पा रहा था। खुशी मनाओ सरदार जहांजेब चौधरी, फनी की रस्म को खत्म करते करते आप खुद इस रस्म का शिकार हो गए। गजाला बेगम गुस्सा जब्त करते हुए कृष्ण लहजे में कहती उसके पास से हट गई थी। वो बस चुपचाप उन्हें देखे गया। बढ़ान अंजुमन बेगम के हमरा घर में आ चुका था। वो इंतहाई गुस्से में था। जो वो नहीं चाहता था वही हुआ था। बढ़ान, क्या हो गया है आपको? परी उनके वापस आने का बेसब्री से इंतजार करती, लेकिन उनके आते ही बढ़ान का यूं गुस्सा करना उसे फिर से समा गया। वो नहीं जानती थी कि वो कहाँ से आ रहे हैं, लेकिन दोनों के मूड ना खुशगवार थे। वो वहीं ऊपर खड़ी उन्हें देखती ऊपर ही रुके। सब सब आपकी वजह से हुआ। आपने बर्बाद कर दिया अम्मी जान, सब बर्बाद कर दिया। बढ़ान ने गुस्से की शिद्दत से आवाज उठाकर जमीन पर पढ़ा। इस वक्त वो इस कदर शदीद गुस्से में था कि ऊपर खड़ी पड़ी भी बुरी तरह से सहम गई। खुद पर काबू रखे बढ़ान, ये सब ऐसा ही होना लिखा था। बस हो गया, अब बात को खत्म करें। अनवर बेगम ने तस्बीह के दानों को तेजी से पढ़ते हुए बेतासर लहजे में कहा। जी, आप तो नहीं कहेगी ना, बरसों की देराना हवाश पूरी हुई है ना आपकी बेटी की। बढ़ान का गुस्सा किसी तरह पर कम ना हो रहा था। जिंदगी में कभी जिस मां के सामने उसने ऊंची आवाज में बात तक ना की, नजर उठाकर ना देखा, आज वो दो बदब बोले जा रहा था। बढ़ान, अपनी बहन का घर बसाकर तो भाई खुश होती हैं। आप कैसे भाई हैं जो इस कदर? बहन का घर किसी का घर उजाड़ कर बसे तो भाई दुआ नहीं दे सकते। बढ़ान उसकी बात की नफी की। बेला ने किसी का घर नहीं उजाड़ा। कब कहा बेला ने जहांजेब से कि वो अपनी पहली बीवी को तलाक देकर उसके बाद बेला से निकाह करे, बल्कि उसकी बीवी ने खुद बेला को दुल्हन की तरह तैयार किया और वो लड़की खुद मौत के मुंह में चली गई। बढ़ान ने बात करते हुए अंजुमन बेगम के लब बीचे से देखा, जबकि परी तो सेकंड से ये सब सुनते पीछे हुई थी। क्या भाई भाई ने दूसरा निकाह कर लिया? परी की आंखें फिर से झिलमिला गई थी। अम्मी जान, याद रखिएगा, अगर चौधरी जहांजेब की बीवी को कुछ भी हुआ तो आपकी बेटी के साथ क्या हो सकता है। बढ़ान बढ़ान गुस्से से कहकर सीरियन चढ़ने लगा कि अंजुमन बेगम ने सद अफवाह पर थमा। अगर मेरी बेटी को चौधरी जहांजेब ने एक खरोच भी दी तो उसका हिसाब उसकी बहन को चुकाना पड़ेगा। नफरत और हकारत से कहती वो बढ़ान के शब्द को आजमार दी और बढ़ान ने नजर अचानक परी पर जा ठहरी, जिसकी आंखों में बस आंसू ही आंसू थे। अंजुमन बेगम के बात का जवाब दिए बिना वो ऊपर की जाना बढ़ा, लेकिन परी को उसे शदीद खौफ आया था और वो डरी से 2 कदम पीछे हटी। रूम में जाओ, बढ़ान ने सख्ती से कहा तो वो सवाल में सहलाती फौरन रूम की जाना बढ़ गई। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में खड़ी हुई इधर से उधर बस देखे जा रही थी। मिस्टर वजाहत को आईसीयू में लेकर जाया गया था। उनका दिल बुरी तरह से धड़क रहा था, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। अल्लाह जी, प्लीज बाबा को कुछ ना हो। आपने मुझसे एक बाबा को ले लिया, प्लीज उन्हें वापस लौटा दो, प्लीज अल्लाह जी। वो एक बेंच पर बैठी ज़ारा रोए जा रहे थे। ईरा, अचानक से एक आवाज सुनती वो चौंकी। अपने सामने मुबशर को देखा। उसका चेहरा पहले हैरान और फिर यकदम सपाट हुआ। तुम यहाँ रो क्यों रही हो? सब ठीक है ना? मुबशर के लहजे में परेशानी साफ महसूस हुई। डॉक्टर मुबशर, प्लीज कम, एमरजेंसी केस है, एक नर्स ने आते हुए उजरत में कहा तो एक नजर इरम को देता आईसीयू की जन्म बढ़ गया। इरम वहीं पर बैठी अपने बाबा के लिए दुआ कर रहे थे।
बेला को जहांजेब के रूम में पहुंचा दिया गया। सेज सजी देखकर बेला का दिल जोरों से धड़का। क्या जहांजेब ने ये सब किया मेरे लिए? बेला के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरी। सेज को देखती वो वहीं पर एक तरफ बिस्तर पर बैठ गई। कमरा बहुत ही बड़ा था, हवेली का सबसे बड़ा और खूबसूरत कमरा जहांजेब का ही हो सकता था। और जिस तरह से वो डेकोरेट हुआ था, बेला साथ में जहांजेब की दीवानी हो रही थी। बहुत ही भाग लिया मुझसे जहांजेब, आप भाग नहीं सकोगे। अब तो शरीर रिश्ते से तुम्हारी जिंदगी में शामिल हो गई हो, और वो वक्त दूर नहीं जब इस लड़की को भी तुम्हारी जिंदगी से बाहर निकाल करूंगी। तुम सिर्फ मेरे हो जहांजेब, सिर्फ मेरे। फूलों की लड़ियों को हाथ की पोरों से छूते वो हयालो ही हयालो में जहांजेब तो मुहातब थी। कुछ याद आने पर शीशे के सामने जाकर खड़ी हुई, अपना मेकअप फ्रेश करने लगी। साथ में दराज खोलती वो ज्वेलरी निकालकर पहनती खुश हुई। वो डायमंड का नेकलेस और छोटे छोटे झुमके थे। बेला ने फौरन उन्हें निकाला। अपने गले से गुलूबंद उतारती वो डायमंड नेकलेस पहनकर खुद के आईने में देखती मुस्कुराती। जहांजेब की दी हुई हर चीज पे सिर्फ मेरा हक है, सिर्फ सबीला जहांजेब का। मिसिस सबीला जहांजेब, ये नाम अब मुकम्मल हुआ। आहा, गहरा सांस आज करती वो वापस बिस्तर पर आ बैठी थी। क्या कुछ नहीं किया था यहाँ तक पहुंचने के लिए, और आज तुम मेरी दस्तरस में हो। दस्तरस? बिला किन झूठे हवाबों में खोई हुई हो। वो शख्स आज भी तुम्हारा नहीं है। अगर होता तो इस वक्त यहाँ पर होता, ना कि अपनी उस पहली बीवी के पास जो मरने के मुकाम तक पहुंच गई है। अल्लाह करे मर ही जाए आप तो। बिला ने संगदिली से सोचते हुए दांत कुचकुचाए। उफ, कब आएगा जहांजेब? घड़ी भर टाइम देती वो बेकरार हुई थी, और बेड करों से टेक लगाए वो जहांजेब के ख्यालों में खो सी गई।